हिंदुओं में ये एक बहुत पावन महीना है। यहाँ सभी धर्मावलंबी चाहते हैं कि वो अपना रोज़ा बराबर रखें, एक भी रोज़ा छूटे ना। पर क्या होता है कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो वहाँ तरह-तरह की बातें आती हैं कि किससे रोज़ा रखना चाहिए, रोज़ा रखेंगे तो क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसे वो कौन से लोग हैं जिनको रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हमें जैसा मालूम है कि जैसे 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल भी ना मात्र होती है या ना के बराबर होती है। ये वो परिस्थिति होती है कि जहाँ पे अगर आपने खाना नहीं खाया, इंसुलिन नहीं लिया और आपने इलाज मिस किया, तो कीटो एसिडोसिस की स्थिति बन सकती है। तो ये एक वो स्थिति है जहाँ पे कीटोसिस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सारे धर्मावलंबियों ने मिलकर और बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं, जैसे इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, तो यूजुअली वो रिकमेंड करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो प्रायः ये बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर वाले का करम ही है कि आउट ऑफ 100 90 लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ही पीड़ित होते हैं। 90 से 92-93% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित। तो फिर ये वो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको रोज़े के दौरान सलाह की ज़रूरत होती है और वो अपने रोज़े बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तीसरा क्लास आता है वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जिनकी अभी प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी भी अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जो कीटोसिस को बढ़ावा देता है। वहाँ केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, वहाँ जिम्मेदारी बच्चे की भी होती है। तो वहाँ पर भी एक लगभग एक आ जैसा है कि हमें उस समय भी रोज़े नहीं रखने चाहिए। तो हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में रोज़े का किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ की जो धुरी है इलाज की, वो डाइट, एक्सरसाइज और खान-पान पर नियंत्रित होती है। तो ये तीनों चीज़ें रमज़ान के दौरान चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप सुबह सहरी के समय कुछ भोजन लेंगे, उसके बाद आप नमाज के बाद आप रोज़ा रखेंगे और 13-14 घंटे आपको पानी तक नहीं पीना है। उसके बाद शाम को इफ्तार के दौरान आपको भोजन अलाउड होगा। तो ये जो लंबा पीरियड है, इसकी ध्यान में रखते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। मित्रों, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको बहुत माइल्ड डायबिटीज़ होती है, जिनका HbA1c लगभग 6.5-7% होता है, जिनको बहुत माइल्ड, जैसे मेटफॉर्मिन नाम की गोली चल रही है। ये डायबिटीज़ की ऐसी गोलियाँ जो बहुत ज़्यादा शक्कर कम नहीं करती और उनसे ही उनका काम चलता है। तो ऐसे मरीजों को रोज़े के दौरान बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनको अपनी गोलियाँ इफ्तार के बाद शाम के समय लेनी चाहिए। पर हमारे मध्य ऐसे बहुत सारे भाई बंधु होंगे जिनकी शुगर बिना गोलियों के 250, 300, 400 रहती है और जिनका HbA1c बहुत बड़ा रहता है और वो अब धर्म का पालन करना चाहते हैं और ये पावन महीना आ गया है, तो वहाँ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले आप अपने निकटतम एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, मैंने डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट से मिलिए। वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि आप जो अपना जो डोज़ है उसको इस तरह से तय करवाइए कि शाम के समय इफ्तार के बाद मैक्सिमम दवाइयाँ हो, क्योंकि इस समय आप कुछ खाते पीते रहते हैं। और जो सहरी का डोज़ होगा, जो सुबह के समय आप सहरी के समय जब आप उठते हैं सुबह, तो उस समय आप थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस समय ऐसी दवाइयाँ लें जो शॉर्टर एक्टिंग हो, जिससे क्या होगा कि आप जो 13-14 घंटे का फास्ट करेंगे उस दौरान शुगर कम नहीं होगी। अब बात आती है, ऐसा करने के बाद भी हमें और क्या क्या परहेज़ रखने चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो। तो ऐसे मरीज जिनका शुगर 300-400 चल रहा है, वो कम से कम रोज़े के दौरान घर पर ही रहें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वर्क ना करें, बहुत ज़्यादा बाहर धूप में ना जाएं, क्योंकि इस बार गर्मियों में रोज़े आ रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अगर हम इलाज ले रहे हैं और रोज़े के दौरान शक्कर कम हो गई, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो मित्रों हमेशा ध्यान रखिए, अगर ठंडा पसीना आ जाए, घबराहट हो, थरथराहट हो, कपकपी हो, बहुत तेज़ भूख लगने लग जाए, तो ये शक्कर कम होने के लक्षण हैं। इस समय आपको कोई भी दो विचार नहीं करने हैं। ये वो समय है जब आपको अपना रोज़ा तोड़ना होगा, वरना पूरा पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा, आपको ICU में ले जाया जाएगा और नसों के रास्ते दवा दी जाएगी। इसलिए उस समय हमेशा ध्यान रखें कि आप उस समय तुरंत मीठा खाइए, जैसे ग्लूकोज का पाउडर, पार्ले जी का बिस्किट, इस तरह की चीज़ें आप सेवन करें तो तुरंत शुगर बढ़ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। फिर दूसरे दिन जब हम रोज़े रखें, तब अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपकी दवाइयाँ कम करेंगे, जिससे इस तरह की का हादसा अगली बार ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, वो डायबिटीज़ के मरीज जिनको किसी प्रकार से सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन, खास तौर पे महिलाएं जिनको यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पेशाब के रास्ते खुजली, जलन, इस तरह की जो स्थिति रहती है, ये ज़रा भयावह हो सकती है जब हम फास्टिंग कर रहे हैं और शुगर कंट्रोल नहीं है। तो आप हमेशा अभी तैयारी करें कि फास्ट हमें रखने हैं, तो हम अपना शरीर बहुत अच्छा रखें, किसी प्रकार की बीमारी ना रहे, शुगर लंबे समय तक बहुत अच्छे से नियंत्रित रहे। टारगेट बड़े क्लियर हैं कि खाली पेट शक्कर आप 100 के करीब रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। तो ये रमज़ान से पहले की तैयारी हो गई।
पर जिनकी ये शुगर थोड़ी सी सीमा के बाहर है उनको भी अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ऐसे वो लोग जिनकी ये सीमा में चल रही है शुगर, पर वो खूब सारी दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन भी लगा रहे हैं दिन में 2 बार, दवा भी ले रहे हैं, उनको भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे इंसुलिन का मैक्सिमम डोज, जो सबसे बड़ा डोज रहेगा, वो शाम के समय रहेगा। सुबह के समय आपके डॉक्टर आपको शॉर्टर एक्टिंग दवा देंगे। तो इस तरह के परिवर्तन करने से आपके रोज़ों के दौरान आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। फिर जो रूटीन में डायबिटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे खान-पान का परिवर्तन, एक्सरसाइज़, व्यायाम, इन सब चीज़ों पे भी डॉक्टर आपको सलाह देंगे। इसलिए मेरी सलाह है दोस्तों कि